हे दोस्तों, क्या आपको ये इंटरेस्टिंग बात पता है कि वॉरेन बफेट, जिनकी नेटवर्थ अराउंड 130 बिलियन डॉलर्स की है, यानी अगर रुपीस में देखे तो 7.75 लाख करोड़, उन्हीं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, उनका जो पोर्टफोलियो है उसका 82% हिस्सा सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज में है। और कौन सी है वो इंडस्ट्रीज? वेल ऑब्वियसली उस वीडियो के एंड तक मैं आपको तीनों इंडस्ट्रीज बताऊंगा, बट उससे पहले चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, जिससे अगेन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन सीखने मिलेगा। और ये जो लेसन है वो आपको पीटर लिंच सिखा रहा है, जो अगेन इन्वेस्टिंग की दुनिया में काफी बड़े नाम है। उनके ही लेसन से रिलेटेड गेम है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने 6 अलग अलग इंडस्ट्रीज लेके आऊंगा, ऑप्शंस दूंगा आपको। आप बताओ कि अगर आपको कोई भी इसमें से इंडस्ट्रीज को पिक करना होगा तो आप उनमें से कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज कौन सी है? नंबर 1 इंटरनेट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेल, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड लाइफ साइंस, फोर्थ एनर्जी इक्विपमेंट एंड सर्विसेज, फिफ्थ मेटल्स एंड माइनिंग, सिक्स्थ ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स। ठीक है, कर लिया आपने सिलेक्ट। अब देखो, fidelity.com के रिसर्च के अकॉर्डिंग शुरू की 3 इंडस्ट्रीज ने लास्ट 5 सालों में टॉप परफॉर्मेंस दी है, वहीं जो फोर्थ और सिक्स्थ है ना, उन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया है। ये इंडस्ट्री डिक्लाइन होती जा रही है। बट यहीं पे ना एक इंटरेस्टिंग बात भी आती है। बीटिंग द स्ट्रीट बुक में ऑथर इन्वेस्टर पीटर लिंच वो बोलते हैं कि मैं ना इन तीनों इंडस्ट्रीज से दूर रहता हूँ, और वो अपना सारा फोकस लास्ट की 3 इंडस्ट्रीज में देते हैं। और ऐसा क्यों है? वेल पीटर लिंच खुद इसका रीजन बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, यूजुअली जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाले होते हैं ना इंडस्ट्रीज, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपने इनमें से कौन सी इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया था, तो यूजुअली आई एम सो श्योर आपने भी स्टार्टिंग ये 3 इंडस्ट्रीज में से एक को तो चूज किया ही होगा। और ऑब्वियसली हर कोई यही करता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज हॉट इंडस्ट्रीज है जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। ट्रू, सही है। लेकिन वही उसके अपोजिट में ये भी बात भी सही है कि जब ऐसी इंडस्ट्री हॉट होती है ना, तो इसके अंदर कई सारी नई नई कंपनीज भी खड़ी होते जाती है, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी डाइंग इंडस्ट्रीज में हर दिन कोई ना कोई कंपनी बंद होती जाती है। तो एक तरफ जहाँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन खत्म होता जा रहा है। इसलिए आपको ऐसी डाइंग इंडस्ट्रीज में से भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, जो आपको लगता है मार्केट लीडर होगी और इतना जल्दी तो बंद नहीं होने वाली है, उसके अंदर भी आप अपना कुछ छोटा मोटा परसेंट तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। क्योंकि देखो, जैसे जैसे उनके कॉम्पिटिटर्स कम होते जाएंगे, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, जिससे उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, जो साथ ही साथ उसके स्टॉक प्राइस को भी बढ़ा देगी और आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करेगी। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको अपने सारे पैसे ऐसी इंडस्ट्रीज में नहीं डालना है, बिकॉज हाँ, यहाँ पे भी रिस्क तो है ही। बट ये स्टिल एक पर्सपेक्टिव था जिसके बारे में कई बार लोग नहीं सोचते हैं, और पीटर लिंच इसके बारे में सोचते हैं और उन्होंने स्ट्रेटेजी का यूज भी किया। सो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये स्ट्रेटेजी क्यों ना बता दूं। बट अब आते हैं इन जनरल क्वेश्चन पे, ठीक है, कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी का स्टॉक्स खरीदने चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन से पहले ये चीज भी क्लियर होना जरूरी है कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, हाँ शायद वो प्रॉफिटेबल है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो ग्रोथ भी कर रही है, लेकिन क्या वो किसी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री में है जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी? अगर हाँ, तो आपको ऐसी कंपनीज के जो लीडर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, उसमें भी इन्वेस्ट करना कुछ परसेंट अच्छा है। देखो, कंफ्यूज मत होना, मैंने इस वीडियो में आपको दोनों पर्सपेक्टिव से चीजें बताई है। एक पीटर लिंच का पर्सपेक्टिव है, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव जो वॉरेन बफेट का है ना, वो भी एक पर्सपेक्टिव है, उससे उन्होंने बहुत पैसे कमाए। पीटर लिंच ने भी पैसे कमाए हैं। तो अगेन आपको चूज करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में तो मैं आपको वही इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो होने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है, ना कि डिक्लाइन होने का। तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो वॉरेन बफेट की तरह, तो आज के वीडियो में आपको ऐसे 6-7 इंडस्ट्रीज तो पक्का मैं बता दूंगा, प्लस उन 3 इंडस्ट्रीज के बारे में भी बताने वाला हूँ जो वॉरेन बफेट खुद जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, वो मैं आपको कई सारी अलग अलग बुक के रेफरेंस से लेके बताने वाला हूँ, लाइक बीटिंग द स्ट्रीट, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन, द अनयूजुअल बिलियनर। ये सारी लाइफ चेंजिंग बुक की बातें आज आपको इस वीडियो में सीखने मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्लस आपको इस वीडियो में मैं एक और स्पेशल ऑफर भी बताने वाला हूँ जो IND मनी आपको देने वाला है। इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को एप्पल के फ्री स्टॉक्स ऐसे मिल सकते हैं, कुछ परसेंट एटलीस्ट, उसकी बातें आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी, तो इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अभी आते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री में, जिसमें वॉरेन बफेट की जो बर्कशायर हैथवे कंपनी है ना, उसका 42.79% होल्ड करा है, और वो इंडस्ट्री का नाम है IT इंडस्ट्री। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंडस्ट्री आज के टाइम पे सभी इंडस्ट्रीज को डोमिनेट कर रही है, सिर्फ फाइनेंस के मामले में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की सारी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, रिलाई करती है। क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, वैसे ही नई मशीन्स क्रिएट होती है, काम फास्ट होता है, और फिर उन सभी लोगों का जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, उनका फायदा होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये एक मास्टर इंडस्ट्री है जो बाकी सारी इंडस्ट्रियों कहीं ना कहीं चलाती है, प्रॉफिट दिलाती है। और इसीलिए ही IDC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड IT इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो 2022 तक माना जा रहा है 9,325 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है। और इंडिया की ही बात करें तो IT इंडस्ट्री ही अकेली हमारी GDP की टोटल में से 8% वैल्यू रखता है, यानी इंडियन IT इंडस्ट्री अभी अराउंड 193 बिलियन डॉलर्स की है। मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन IT इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 300 to 350 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है।
और एज एन इन्वेस्ट हम देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने लास्ट 2 सालों में 132% की ग्रोथ दिखाई है। जो मैंने बताया ना, वॉरेन बफेट की भी जो बर्कशायर हैथवे है वो एप्पल के अंदर 42.79% के अराउंड होल्ड करती है, जहां उनके पास एप्पल के 1 बिलियन से भी ज्यादा शेयर्स है। साथ ही साथ वो एक आईटी कंपनी जिसका नाम स्नोफ्लेक है उसके भी 2% को ओन करता है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा वेयरहाउस कंपनी है ना। इस इंडस्ट्री के वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स तो आप सभी जानते ही होंगे, जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये सारे ही बड़े नाम है आईटी इंडस्ट्री के जो उन्हें लीड कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है ना कि आईटी इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सिर्फ 30 साल पुरानी है, बट स्टिल ये पूरे वर्ल्ड वाइड डोमिनेट कर रहा है। सेकंड इंडस्ट्री आती है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस। ना देखो, जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो फौरन हमारे दिमाग में क्या आता है, एक घर में इन्वेस्ट करना। बट आपको ना रियल एस्टेट को सिर्फ एक घर के सेक्टर से ही लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर आप घर खरीदते हो तो आने वाले टाइम में उसके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, उससे आपको फायदा होता है, वो रियल एस्टेट ही है, जो सही भी है। लेकिन आपको इसके एक स्टेप आगे जाके भी सोचना चाहिए कि कौन सी कंपनीज है जो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है, कौन सी कंपनी पेंट्स बनाती है, कौन सी कंपनी सीमेंट्स बनाती है। ये भी सभी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में आती है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज के अंदर ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अगर प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों की भी रेट बढ़ेंगे। सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, सीमेंट्स, पेंट्स, पाइप, इन सभी चीजों की नीड पड़ती है, जो बढ़ती ही जा रही है और आने वाले टाइम में बढ़ती ही जाएगी। आज के टाइम पे इंडिया में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जो है ना वो अराउंड $200 बिलियन की है, और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि बाय एंड ऑफ 2030 ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। आपको पता है रियल एस्टेट के थ्रू ही पूरे वर्ल्ड में 193 बिलियनर्स बने हैं, यानी अगर टोटल बिलियनर्स पॉपुलेशन देखे तो एटलीस्ट 9% लोग तो रियल एस्टेट से ही बिलियनर बने हैं। और फोर्ब्स की एक स्टडी के अकॉर्डिंग टॉप 5 बिलियनर्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में से एशिया में 17% बिलियनर्स रियल एस्टेट से ही बने हैं। यूएस के कुछ स्टॉक्स जो इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है वो है प्रोलोजिस, इक्विनिक्स, रियल्टी इनकम कॉर्प। अब ये सारी चीजों को भी चेकआउट कर सकते हो। थर्ड इंडस्ट्री आती है जो काफी कंट्रोवर्शियल भी है। एक तरफ इसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं और दूसरी तरफ इसके काफी डाई हार्ड फैंस नहीं है, जिनमें से खुद एक वॉरेन बफेट भी है। उस इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। देखो, साल 2012 में ना एक वीडियो गेम डेवलपर जॉन रचक्लिफ को बिटकॉइन गिफ्ट में मिला था। उस टाइम पे ना बिटकॉइन का प्राइस जो था वो $13 चल रहा था। जब उन्होंने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने $15,000 के 150 बिटकॉइंस और खरीद लिए, बिकॉज उस टाइम पे ना बिटकॉइन का प्राइस $100 चल रहा था। और एक साल पहले ईयर 2021 में जब बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $40,000 हो गया था तो रैडक्लिफ ने अपने बिटकॉइंस को सेल कर दिया, जिससे उन्होंने फिर $1.4 मिलियन का घर खरीदा। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी न्यू टेस्ला रोडस्टर की पेमेंट भी अपने 6 बिटकॉइन को सेल करके बस पे कर दी। तो रैडक्लिफ जैसे भी कई सारे लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि उन्होंने भी सही टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में एक इमर्जिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। ब्लॉकचेन की मार्केट राइट नाउ $4.6 बिलियन की है। ये प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि नेक्स्ट 10 सालों में ये मार्केट अराउंड $165 बिलियन की मार्केट बन जाएगी। देखो, ब्लॉकचेन बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल हो सकता है। जैसे जब कंप्यूटर्स एक नई चीज थी तो अराउंड माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल जैसी कंपनीज बिल्ड हो रही थी। जब इंटरनेट नया आया था तब भी फेसबुक और गूगल जैसे बड़े प्लेयर्स क्रिएट हो रहे थे, जो फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बनी बाद में। सिमिलरली टेक्नोलॉजी की फील्ड में ब्लॉकचेन है ना वो नेक्स्ट जायंट को क्रिएट करेगा, और वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सभी चीज ब्लॉकचेन में बनाई गई है। और अब इसी इंडस्ट्री से NFTs भी आ गए हैं। देखो, हाँ, इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रिस्क है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, बस इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है, जैसे यूजुअली कॉमन ही होता है इन्वेस्टिंग में। सो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको लगता है, अगर आप ब्लॉकचेन को लेके पॉजिटिव हो तो आप इस इंडस्ट्री में भी अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, बट अगेन रिस्की है तो संभल के करना। अब देखो, सैड बात यह है ना कि इंडिया में अभी तक कोई भी ब्लॉकचेन कंपनी इतनी बड़ी नहीं बनी है और लिस्ट नहीं हुई है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको एटलीस्ट डायरेक्टली। तो अभी मैं आपको कुछ कंपनीज बताता हूँ, जैसे कि कॉइनबेस। देखो, ऐसे तो इंडस्ट्री काफी प्रॉमिसिंग लग रही है और ग्रो भी हो रही है, बट इंडिया में अभी भी कोई भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई बड़ी कंपनी नहीं आई है जो लिस्ट हो चुकी है या बहुत बड़ी है। कि कंपैरेटिवली बाहर कॉइनबेस जैसी कंपनीज है जो बहुत बड़ी हो रही है और बड़ा कर रही है। तो अगर आप वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, जो कि वॉरेन बफेट भी सिखाते हैं, आपको करना ही चाहिए। बिकॉज देखो, कई अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। पीटर लिंच का एक अलग पर्सपेक्टिव था, वॉरेन बफेट का एक अलग पर्सपेक्टिव है, जो कई बार दोनों ही सही होता है। तो अगर आप उन दोनों के पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करोगे, डाइवर्सिफाई करोगे, तो इससे आपके रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंडिया में डाइवर्सिफाई करना है, आप बाहर भी जा सकते हो। अगर आप यूएस के स्टॉक्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो अभी काफी अच्छा टाइम चल रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अभी बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी करेक्ट कर रहा है अपने आप को। एक मेजर करेक्शन आया है यूएस स्टॉक्स मार्केट में भी, जहां पे आपको अमेजॉन, टेस्ला, मेटा, गूगल और ऐसी कई सारी टेक कंपनीज के जो स्टॉक्स है ना वो आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जा रहे हैं। तो वो चीज में भी आप जा सकते हो। अब देखो, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से एज एन इंडियन इन्वेस्टर आपके 2 मेजर चीजें हो सकती है।
फर्स्ट, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम एक शेयर तो खरीदना पड़ता ही है, लेकिन यूएस स्टॉक्स में अगर आप एक शेयर का छोटा सा हिस्सा भी खरीद लेते हो ना, जिसे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब गूगल का समझो अगर स्टॉक वैल्यू एक शेयर का है $2,300, तो आप बस $1 डाल के भी गूगल के शेयर का एक फ्रैक्शन खरीद सकते हो। और पॉइंट नंबर 2 है कि 2011 में जब $1 44 रुपीज का था और आज 2022 में जब $1 77 रुपीज का हो गया है, तो जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ रूपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा होता है। अब बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस, कमीशन देने पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करते हो, यूएस में स्टॉक्स इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप IND मनी के साथ यूएस स्टॉक्स के फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कर सकते हो और यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं देनी पड़ती है। 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है। बस आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से IND मनी पर अपना यूएस अकाउंट बनाकर उसे फर्स्ट टाइम फंड करो और आपको मिलेंगे फ्री एप्पल शेयर्स, जो कि होंगे वर्थ 750 रुपीज। अब आते हैं फोर्थ इंडस्ट्री में, जो है गेमिंग इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें हम में से ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ गेम के बारे में सोचते हैं, PUBG के बारे में सोचते हैं, कई लोग खेलते हैं, बहुत सारे लोग, बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये गेम जब ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग इसको खेल रहे हैं, तो इसके पीछे जो कंपनी है वो बहुत पैसे कमा रही है। और इसका एटलीस्ट हम लोग अगर गेम नहीं खेल रहे हैं तो भी कोई नहीं, लेकिन जो भी इसकी ग्रोथ हो रही है उसका तो फायदा उठा सकते हैं। आप देख ही रहोगे ना कैसे आजकल लाइव स्ट्रीम इवेंट्स चल रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं, उनको बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज गेमिंग इंडस्ट्री बूम में है। आपको पता है PUBG मोबाइल का जो लाइफ टाइम रेवेन्यू है ना, वो $7 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है, जहां इस गेम को हर दिन एवरेज 1.8 मिलियन का रेवेन्यू होता है। चलिए इंडिया में इंडस्ट्री तो नहीं है शायद, बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि अमेरिका में ना ये जो इंडस्ट्री है, हॉलीवुड और स्पोर्ट्स को भी कंबाइन कर दो तो उससे भी बड़ी है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन है $200 बिलियन की। यानी वहाँ जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मूवीज प्रोड्यूस होती है ना, कई मूवीज रिलीज होने के बाद $1 बिलियन तक शायद कमा लेती है। वहीं गेमिंग इंडस्ट्री में अगर एक अच्छा गेम लॉन्च होता है तो वो कई सालों तक रेवेन्यू जनरेट करते ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी ने बचपन में GTA गेम जरूर खेला होगा। नाउ GTA 5 जो कि ईयर 2013 में रिलीज हुई थी, उसने लास्ट ईयर 2021 में ही एक साल में $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा था, और अभी भी ये गेम हर दिन $2.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और इस इंडस्ट्री से गेम्स के अराउंड जितनी भी चीज है वो सभी ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल, एनवीडिया कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर करती है, वो कंपनी भी इसकी वजह से ग्रो हो रही है। इस कंपनी ने लास्ट 5 सालों में 300% से भी ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है, और ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है ना, ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो 2028 तक $500 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो आप ऐसी इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वॉरेन बफेट का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर, जो है फाइनेंस इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर उनका 31% हिस्सा है। अब फाइनेंस में क्या क्या आता है? बैंक्स, इंश्योरेंस, या जितनी भी चीजें पैसों से डील करती है ना, वो सभी इस इंडस्ट्री में आ जाती है। अब इस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट कैसा है, इसे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा से दिखाता हूँ। इंडिया में अभी सम अश्योर्ड टू GDP रेशियो, यानी GDP के कंपैरिजन में इंडिया में टोटल कितने पैसे इंश्योर्ड है, ये नंबर सिर्फ 20% है, और बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज में ये रेशियो 100 से भी ऊपर होता है। जिसका सिंपली मतलब ये है कि एक कंट्री की GDP जितनी है उससे ज्यादा लोगों ने इंश्योरेंस लेके रखा है, जो डेफिनेटली ग्रो होगा। और ये सिर्फ एक इंश्योरेंस सेक्टर की बात है। अगर आप अभी इंडिया की टॉप 15 कंपनीज गूगल पे सर्च करोगे ना, तो उस लिस्ट में भी आपको 7 कंपनीज तो फाइनेंस की मिली जाएगी। जहां ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है, इसके बाद भी हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी पीछे हैं। बट धीरे धीरे लोगों को इन्वेस्टिंग की नॉलेज हो रही है, और अभी कोविड में ही इंडिया में लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं। जब लोग और सीखेंगे, लोन्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ये इंडस्ट्री भी और बड़ी होगी। राइट नाउ ये इंडस्ट्री 8 से 10% ग्रो कर रही है, जो फ्यूचर में और काफी ज्यादा बढ़ेगी। और इस इंडस्ट्री में कुछ मेजर प्लेयर्स तो आपको पता ही होंगे, जैसे वीजा है, बर्कशायर हैथवे, मास्टर कार्ड, ये सारे लोग हैं, तो इन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हो। नाउ लास्ट इस वीडियो का आता है कंज्यूमर स्टेपल्स। देखो, वो इंडस्ट्री कभी भी डेड नहीं हो सकती है जो कंज्यूमर स्टेपल्स में आती है। इसमें क्या आता है? वेल, हमारे डेली यूज करने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा टूथपेस्ट, मैगी, नहाने के सोप, शैम्पू, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट्स, ये सभी प्रोडक्ट इसी इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। और यही इंडस्ट्री वॉरेन बफेट की होल्डिंग में 3rd लार्जेस्ट है, जहां उनकी फेवरेट है कोको कोला। आपको पता है वो डेली एक कोक पीते हैं, और वो इस कंपनी के 10% स्टेक ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू अराउंड $22 बिलियन की है। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है यू कांट किल एन इन्वेंशन, यानी एक बार दुनिया में जो चीज इन्वेंट हो गई है तो वो हो गई। जैसे एक बार टूथपेस्ट इन्वेंट हो गया, ब्रश इन्वेंट हो गया, तो अब आने वाली सारी जनरेशंस इनका यूज करने वाली है। ये चीज कभी डेड नहीं हो सकती है। हाँ, इसके अलग अलग वर्जन्स आ सकते हैं, कुछ एनहांसमेंट्स आ सकते हैं, बट इसे रिप्लेस नहीं करा जा सकता है। सिमिलरली ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई चॉकलेट खाना बंद कर देगा या कोई बिस्किट का पैकेट नहीं खरीदेगा। कोको कोला भी इसी वजह से आज इतनी सक्सेसफुल कंपनी है, क्योंकि इस सेक्टर में रिकरिंग कस्टमर्स बहुत ज्यादा है। लोग बार बार एक ही चीज को खरीदते रहते हैं। ये मोबाइल फोन की तरह नहीं है कि एक मॉडल ले लिया तो जब तक नया मॉडल नहीं आता है लोग चेंज नहीं करते, नहीं, बल्कि कुछ महीनों में ही लोग अपने टूथब्रश को चेंज करते हैं, सेम वही ब्रश ले लेते हैं कुछ महीने बाद। और इसीलिए ही कंपनी काफी पैसे कमाती है इससे, और इसीलिए आप बोल सकते हो ये इंडस्ट्री भी काफी पोटेंशियल लगता है। अभी इसकी वैल्यूएशन अराउंड $120 बिलियन की है, जहां आपको इसमें बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ग्रोथ देखने शायद ना मिले, बट बाय द ईयर 2025 ये इंडस्ट्री अराउंड
$220 बिलियन की हो जाएगी। बट हाँ, एज एन इन्वेस्टर इसे आप बोल सकते हो ये कंपैरेटिवली सेफ इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के लीडर्स कौन है? वेल, वॉलमार्ट इंक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, कोको कोला को भी कंसिडर कर सकते हो आप। और इंडिया में भी कई सारी कंपनीज आप गूगल करके देख सकते हो, जिसमें आईटीसी आप बोल सकते हो एक बड़ी कंपनी है ना। ये थी वो 6 इंडस्ट्रीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 7वीं इंडस्ट्री मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ विद अ रीजन। बट वीडियो को एंड करने से पहले अगेन IND Money आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूएस के अकाउंट क्रिएट करते हो और फिर उस अकाउंट को अगर आप फंड भी करते हो, तब आपको एप्पल के 750 रुपीज के फ्री स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके IND Money जरूर डाउनलोड करो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।